31st March 2022, the Economic Times editorial and the Hindu editorial need new fiscal year resolutions. Hold on tight for impending 2022-23 ride. नए फाइनेंशियल ईयर के लिए, नए वित्त वर्ष के लिए हमको रेजोल्यूशंस की ज़रूरत है, यानी कि हमको ठान लेने की ज़रूरत है। जैसे नए साल में हम लोग ठानते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे। आगे जो खतरनाक राइड आ रही है 2022-23 में, उसके लिए टाइट होल्ड ऑन करके रखना है, तैयार रहना है। द हेडलाइन मैक्रो इकोनॉमिक नंबर इन 21-22 इज जीडीपी। जो सबसे मुख्य मैक्रो इकोनॉमिक नंबर होता है 21-22 में, वो जीडीपी है। This is estimated to grow by 8.9% in a sharp turnaround from the 6.6% decline of the prior year, induced by the countrywide lockdowns during the first wave of the coronavirus pandemic. जीडीपी के बारे में अनुमान ये किया जा रहा है कि ये 8.9% से बढ़ेगा, प्रतिशत से बढ़ेगा, जो कि एक शार्प विपरीत टर्न है। जो 6.6% का गिरावट आई थी जीडीपी में पिछले साल में, जिसको प्रेरित किया गया था देश भर में लगाए गए लॉकडाउन के द्वारा, पहली कोरोना वायरस महामारी की वेव के दौरान। जस्ट सेक Retail inflation at the end of a fiscal year marked by global demand revival and energy supply disruptions is higher than the 6% upper threshold of the Reserve Bank of India's policy band, but not inordinately so from the 5.5% of March 2021. जो रिटेल इन्फ्लेशन है फिस्कल ईयर के एंड में, जो कि जिसको चिन्हित किया गया है ग्लोबल डिमांड रिवाइवल के द्वारा और एनर्जी सप्लाई में जो रुकावटें आती हैं उनके द्वारा, तो ये जो रिटेल इन्फ्लेशन है ये और ऊपर आ गया है। तो 6% जो ऊपरी लिमिट थी उसके ऊपर आ गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पॉलिसी बैंड की। लेकिन ये इनऑर्डिनेटली ज़्यादा नहीं है 5.5% से, जो मार्च 2021 में था। इनऑर्डिनेटली मीन्स साधारण रूप से, असाधारण रूप से ज़्यादा नहीं है। इन्वेस्टमेंट डिमांड पुश्ड बाय द गवर्नमेंट हैज़ रिकवर्ड इट्स प्री पैंडेमिक लेवल। जो इन्वेस्टमेंट की डिमांड है, जो कि गवर्नमेंट जिसको पुश करती है, वो अपने महामारी के स्तर के पहले के स्तर से रिकवर कर गई है। और मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स हैव ओवरशॉट का मतलब ये है कि मर्चेंडाइज यानी जो सामान का जो एक्सपोर्ट होता है भारत से, वो महामारी के लेवल्स के ऊपर निकल गया है। ओवरशॉट यानी ऊपर निकल गया है। The fiscal deficit has been cut back from 9.2% in 2021 to 6.9% in 21-22 as welfare spending needs eased and tax revenue exceeded estimates due to the economic recovery. जो फिस्कल डेफिसिट है वो 9.2% था 2021 में, वो कम हो गया है, अब वो 6.9% पे आ गया है 21-22 में। जैसे जैसे जो वेलफेयर स्पेंडिंग की ज़रूरतें कम हुई हैं और जो टैक्स का रेवेन्यू है वो अनुमानों के हिसाब के मुकाबले में ज़्यादा हो गया है इकोनॉमिक रिकवरी की वजह से, यानी आर्थिक वापसी की वजह से, आर्थिक सुधार की वजह से। द करंट अकाउंट डेफिसिट swung from a surplus
and is expected to close the year at around 1.6% of GDP on spiking crude oil prices. जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो सरप्लस में था और उससे वो घूम गया, झूल गया या घूम गया, और इस साल के अंत में अपेक्षा ये है कि ये करीब 1.6% होगा जीडीपी का, यानी कम हो गया है। और कारण ये है कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो है ऊपर बढ़ गए हैं। स्पाइक यानी एकदम से तेज़ उछाल आ गया है क्रूड ऑयल की प्राइसेस में। Interest rates have remained flat over the year, although bond yields are beginning to edge up as central bankers begin drawing down liquidity. इंटरेस्ट रेट्स फ्लैट रहे हैं, यानी ना बढ़े ना घटे पूरे साल भर में। हालांकि जो गवर्नमेंट बॉन्ड की यील्ड्स हैं वो अब ऊपर की तरफ जाने लगी हैं, जैसे जैसे सेंट्रल बैंकर्स ने शुरुआत कर दी है कि लिक्विडिटी को कम करने की। India has had a relatively soft landing from a crisis mode in fiscal and monetary policy over the course of 21-22। भारत जो कि एक बुरी हालत वाली सिचुएशन में था, स्थिति में था, एक क्राइसिस मोड में आ गया था, यानी कि जैसे एक बुरी हालत को टैकल किया जाता है उस तरीके में आ गया था। वहाँ से एक सॉफ्ट लैंडिंग भारत की हुई है मुकाबले में देखा जाए तो फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी में, और अब इतनी बुरी हालत में नहीं है और इतनी बुरी हालत को टैकल नहीं करना पड़ रहा है भारत को। India's crisis management has been on a par with other large economies। भारत का जो क्राइसिस का प्रबंधन है, यानी बुरी हालत का जो प्रबंधन है, वो बड़ी बड़े अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले में उनके पार पे रहा है, उनके बराबरी पे रहा है। बट इट्स रिफॉर्म्स रिकॉर्ड सफर्ड ओवर द ईयर, लेकिन उसका जो रिफॉर्म का रिकॉर्ड है वो साल भर में सफ़र कर गया है। Financial sector privatization has slowed down, even though the country has whittled down its bad loans। वित्तीय सेक्टर का जो प्राइवेटाइजेशन है वो धीमा हो गया है, जैसे जैसे देश जो है ने अपने बैड लोन्स को कम किया है। डिसइन्वेस्टमेंट एम्बिशंस हैव बीन टेम्पर्ड बाय मार्केट डायनेमिक्स। भारत के जो महत्वाकांक्षा है डिसइन्वेस्ट करने की, वो मार्केट डायनेमिक्स की वजह से थोड़ी कम हो गई है। Yet the government managed to get Air India off its hands and is poised to list Life Insurance Corporation। उसके बावजूद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसी तरह से इंतज़ाम कर लिया कि एयर इंडिया को अपने हाथों से निकाल दें, और अब गवर्नमेंट तैयार है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन को स्टॉक मार्केट पर लिस्ट करने के लिए। मार्केट रिफॉर्म्स वर हेल्ड होस्टेज बाय ए स्मॉल सेक्शन ऑफ फार्मर्स एंड हैड टू बी डायल्ड बैक। मार्केट में सुधारों को एक छोटे सेक्शन था फार्मर्स का, उन्होंने उसको बंदी बना के रखा था, और इसलिए मार्केट रिफॉर्म्स को डायल बैक करना पड़ गया, यानी विपरीत करना पड़ गया। यहाँ पे एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की जो बात हो रही है कि वो जो 3 बिल्स थे उनको रोकना पड़ गया। द फोकस ऑन बिल्डिंग ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मे डिलीवर जॉब्स बट नॉट ऑन ए स्केल टू अरेस्ट फॉलिंग लेबर पार्टिसिपेशन रेट्स। जो फोकस है कि हम ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करेंगे, उससे हो सकता है कि जॉब्स हमको मिलें, जॉब्स डिलीवर हों। ये जो ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग है, इससे जॉब्स डिलीवर होंगे, हमको ज़्यादा जॉब्स आएंगे मार्केट में, लेकिन उस स्केल पर नहीं आएंगे, उस स्तर पे नहीं आएंगे कि जो लेबर पार्टिसिपेशन गिर रहा है, उसके रेट्स जो गिर रहे, दर जो गिर रही है, उसको रोका जा सके। कंजम्पशन इज लैंग्विशिंग बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ इनकम। कंजम्पशन इसलिए ढीला पड़ा हुआ है क्योंकि आय का नुकसान हुआ है, एंड टेपरिंग वेलफेयर कुड एक्सटेंड द हार्डशिप।
और कल्याणकारी मेजर्स अगर टेपर होंगे यानी कम किए जाएंगे तो हार्डशिप जो है, लोगों की कठिनाई जो है, वो और आगे बढ़ जाएगी। इंडिया इज एंटरिंग अ न्यू फिस्कल ईयर दैट होल्ड्स आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ एन ऑयल शॉक। भारत एक नए फिस्कल ईयर में प्रवेश कर रहा है जो कि एक संभावना दिखा रहा है कि एक ऑयल शॉक लगने वाला है, क्योंकि ऑयल रेट बहुत तेज गिर बढ़ रहे हैं। डिसरप्शन फ्रॉम द टेल एंड ऑफ द पेंडेमिक, और पेंडेमिक यानी महामारी का जैसे खत्म, हम लोग खत्म होने की तरफ बढ़ रहे हैं, उससे भी कुछ डिस्ट्रप्शन आ सकते हैं। एंड कैपिटल फ्लाइट, और हमारे देश से जो कैपिटल है वो उड़ के बाहर जा सकता है। द हिंदू एडिटोरियल 31/3/2022, आइडेंटिटी एंड privacy. Prisoners Identification Bill, which raises privacy data safety concerns, requires scrutiny. आइडेंटिटी यानी पहचान, और प्रिवेसी यानी कि आ, निजात्मकता, यानी एक अधिकार हर व्यक्ति का कि वो अपनी निजी चीज़ों को निजी बना के रखे। प्रिजनर का आइडेंटिफिकेशन बिल जो कि प्राइवेसी के कंसर्न्स, प्राइवेसी की चिंताओं और डेटा सेफ्टी की चिंताओं को रेज कर रहा है, बढ़ा रहा है, उठा रहा है, इसको स्क्रूटनाइज करने की ज़रूरत है, यानी ध्यानपूर्वक देखने की ज़रूरत है कि ये बिल क्या कोशिश कर रहा है। The Union government's latest proposal to enable the collection of biometric and biological data from prisoners, besides the usual physical measurements, photographs, and fingerprints, raises serious questions about its legal validity. यूनियन गवर्नमेंट का जो लेटेस्ट प्रावधान आया है कि ये एनेबल करेगा बायोमेट्रिक कलेक्शन, यानी जैसे अंगूठे और आइरिस का डेटा कलेक्शन, और बायोलॉजिकल डेटा, बायोमेट्रिक एंड बायोलॉजिकल डेटा प्रिजनर्स से, यानी जो जेल में बंद हैं उन लोगों से। इसके अलावा जो आमतौर पे जो भौतिक मेजरमेंट, नाप वगैरह होते हैं, उनके अलावा, फोटोग्राफ्स के अलावा और फिंगरप्रिंट्स के अलावा जो नॉर्मली होता है। और ये जो प्रावधान है, ये जो प्रस्ताव है, सॉरी प्रपोजल, ये बड़े गंभीर क्वेश्चंस उठा रहा है इसकी लीगल वैधता के बारे में। Such questions are inevitable in an era in which people look at official efforts to gather personal data with suspicion. ऐसे क्वेश्चंस लाजमी है उठना, उठेंगे ही, अवॉइड नहीं किया जा सकता इनका उठना एक ऐसे एरा में, एक ऐसे समय में जहाँ पे लोग, जो ऑफिशियल कोशिशें होती हैं, आधिकारिक कोशिशें होती हैं पर्सनल डेटा को इकट्ठा करने की, उसको सस्पिशन की निगाह से देखते हैं, यानी संदेह की निगाह से देखते हैं। The practice of recording the photographs and fingerprints of prisoners is more than a century old in the country, backed by colonial law dating back to 1920. जो प्रैक्टिस है कि हम फोटोग्राफ्स और फिंगरप्रिंट्स रिकॉर्ड करते हैं प्रिजनर्स के, ये प्रैक्टिस एक सेंचुरी से भी ज़्यादा पुराना है इस देश में, और एक कॉलोनियल कॉलोनियल टाइम के लॉ से ये सपोर्टेड है, जो कि 1920 तक पुराने जाती है। The Union government now proposes to expand the idea of taking measurement to cover finger impressions, palm print impressions, and footprint impressions, physical biological samples and their analysis. यूनियन गवर्नमेंट अब प्रस्तावित कर रही है कि वो नापने के आइडिया को और एक्सपैंड करेगी। ये कवर करते हैं कि फिंगर का इंप्रेशन लिया जाएगा, और हथेली के प्रिंट का इंप्रेशन लिया जाएगा, और फुटप्रिंट का भी इंप्रेशन लिया जाएगा। यानी इस तरह के फिजिकल, भौतिक और बायोलॉजिकल सैंपल लिए जा सकते हैं और उनका विश्लेषण किया जा सकता है। और इसके अलावा बिसाइड्स बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स इंक्लूडिंग सिग्नेचर एंड हैंड राइटिंग, और सिग्नेचर और हैंड राइटिंग जैसे व्यावहारिक एट्रीब्यूट्स, यानी जो लक्षण है, वो भी लिए जा सकते हैं।
The Criminal Procedure Identification Bill 2022, which embodies this goal, has been introduced in the Lok Sabha. ये जो बिल है 2022 का क्रिमिनल प्रोसीजर प्रक्रिया आइडेंटिफिकेशन बिल, जो कि इस गोल को, इस लक्ष्य को एम्बॉडी कर रहा है, यानी अपने आप में समाहित कर रहा है, वो इंट्रोड्यूस किया गया है लोकसभा में. Some members have argued that the bill went against the Supreme Court's landmark judgment declaring privacy as a fundamental right in KS Puttaswamy. कुछ जो सदस्य हैं उन्होंने ये बहस की है कि ये जो बिल है ये सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट के खिलाफ जाता है, जिसने कि प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया था केएस पुट्टस्वामी नाम के केस में. Some contended that the bill enabled coercive drawing of samples and possibly involved a violation of Article 23, which protects the right against self-incrimination. कुछ लोगों ने ये भी कंटेंड किया, मतलब ये आर्ग्यूमेंट रखा कि ये बिल है ये ज़बरदस्ती सैंपल ड्रॉ करने को, सैंपल खींचने को एनेबल कर रहा है, और संभवतः इसमें आर्टिकल 23 जो है संविधान का, उसका भी उल्लंघन है, जो आर्टिकल प्रोटेक्ट करता है कि हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो खुद अपने को इंक्रिमिनेट करने वाला एविडेंस नहीं देगा, उसको मजबूर नहीं किया जा सकता देने के लिए, यानी कि उसको उसको अपने आप को अपना जुर्म साबित करने के लिए एविडेंस देने पे मजबूर नहीं किया जा सकता है. There are other concerns too, such as the means by which the data collected will be preserved, shared, disseminated and destroyed. दूसरी चिंताएं भी हैं, जैसे कि किस प्रकार से ये डेटा कलेक्ट किया जाएगा और कैसे ये प्रिजर्व किया जाएगा, बरकरार रखा जाएगा, संरक्षित रखा जाएगा, कैसे शेयर होगा ये डेटा, कैसे ये डिसेमिनेट होगा यानी बांटा जाएगा, और कैसे ये डिस्ट्रॉय किया जाएगा. The bill allows these records to be preserved for 75 years. बिल ये अलाउ करता है कि ये जो रिकॉर्ड है ये संरक्षित रखे जा सकते हैं 75 साल तक, एंड टू बी डिस्ट्रॉयड अर्लियर इफ द पर्सन इज डिस्चार्ज और एक्विटेड. और ये रिकॉर्ड जो हैं ये पहले भी डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं अगर उस पर्सन को या तो डिस्चार्ज कर दिया जाता है या उसको बरी कर दिया जाता है. डिस्चार्ज करने का मतलब है जब उसकी चार्जशीट कैंसिल कर दी जाती है, या एक्विट तब होता है जब वो पूरे मुकदमे के बाद बरी कर दिया जाता है. द कंसर्न ओवर प्राइवेसी एंड द सेफ्टी ऑफ द डेटा इज अनडाउटेडली सिग्निफिकेंट. जो चिंता है प्राइवेसी के बारे में और डेटा की सेफ्टी के बारे में, ये निश्चित रूप से इसमें कोई संदेह नहीं है, निस्संदेह ये महत्वपूर्ण चिंता है. Such practices that involve the collection, storage, and destruction of vital details of a personal nature ought to be introduced only after a strong data protection law with stringent punishment for breaches is in place. ऐसी जो ऐसे जो तौर तरीके हैं जिसमें कि शामिल है इम्पॉर्टेंट डिटेल्स, वाइटल, जो जीवित किसी भी जीवित व्यक्ति के इम्पॉर्टेंट डिटेल्स का डेटा कलेक्शन, स्टोरेज और उसका डिस्ट्रक्शन, और ऐसे डिटेल जो कि निजी नेचर के डिटेल्स हैं, उसको तभी इंट्रोड्यूस करना चाहिए जब हमारे पास एक मजबूत डेटा प्रोटेक्शन की कानून हो, जिसमें कि उसके तोड़ने के लिए बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट हो और वो जगह पे हो. The 1920 law enabled the taking of measurements from convicts sentenced to a prison term of 1 year and above, and anyone arrested on a charge that attracts such a prison term. And thirdly, one who has furnished a bond for good behavior and peace. 1920 की जो लॉ थी वो इन इन मेजरमेंट्स को, इन मापों को उसने लेना एनेबल किया था कॉन्विक्ट्स से, जिनको सेंटेंस किया था एक प्रिजन टर्म ऑफ 1 ईयर या उससे ज़्यादा के लिए, और किसी और से भी जिसको अरेस्ट किया गया है एक ऐसे चार्ज पे जो कि आकर्षित करता है ऐसे प्रिजन टर्म को, यानी 1 साल से ज़्यादा के प्रिजन टर्म को अगर चार्ज अट्रैक्ट करता है भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत,
और उसके अंतर्गत उसको अरेस्ट किया गया तो भी उससे वो मेजरमेंट लिए जा सकते हैं। एंड थर्डली, और तीसरा, जिसने कि एक बॉन्ड दे दिया है गुड बिहेवियर और पीस का, उससे भी ये मेजरमेंट माप लिए जा सकते हैं। However, the present bill includes all convicts and anyone arrested under any law in force or detained under any preventive detention law. लेकिन बहरहाल जो प्रेजेंट मौजूदा बिल है उसमें वो सारे कॉन्विक्ट्स शामिल हैं, और कोई भी और व्यक्ति जो कि अरेस्ट किया जाता है किसी भी ऐसे लॉ के अंतर्गत जो फोर्स में हो, या उसको डिटेन किया जाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के तहत, तो उसको भी कवर ये प्रेजेंट बिल कर रहा है। देर इज अ provision by which an arrested person not accused of an offence against a woman or a child, or one that attracts a prison term of 7 years or more, may disallow the taking of samples. एक प्रोविजन इसमें है, देर इज अ प्रोविजन जिसके द्वारा अगर कोई अरेस्टेड पर्सन है जिसको किसी वुमन या चाइल्ड के खिलाफ ऑफेंस के लिए अक्यूज नहीं किया गया है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो कि ऐसे चार्ज के लिए, ऐसे ऑफेंस के लिए अक्यूज नहीं किया गया है जिसका प्रेजेंट टर्म 7 साल या उससे ज़्यादा हो, वो इन सैंपल्स को लेने से डिसअलाउ कर सकता है। यानी कि जो व्यक्ति 7 साल की सज़ा से ज़्यादा के लिए अगर उसको अक्यूज नहीं किया गया है, या वुमेन एंड चाइल्ड के खिलाफ ऑफेंस के लिए अक्यूज नहीं किया गया, तो वो इन सैंपल्स को लेने से मना कर सकता है। Not all detainees may know that they can indeed decline to let biological samples to be taken. कितने लोगों को डिटेन किया था, सारे लोगों के बात शायद नॉलेज में नहीं होगी कि वो वाकई में मना भी कर सकते हैं ऐसे बायोलॉजिकल सैंपल्स के लेने से। एंड इट मे बी easy for the police to ignore such refusal and later claim that they did get the detainees consent. और हो सकता है पुलिस के लिए बात आसान हो कि वो इस रिफ्यूज़ल को इग्नोर कर दें और बाद में ये दावा करें कि उन्होंने वाकई में डिटेनी की कंसेंट ले ली थी। द बिल इज controversial as the tendency to arrest activists, protesters, and even innocent people and invoke grave charges is on the rise. ये बिल कंट्रोवर्शियल है और इसमें विरोधाभास वाले विचार इसमें उत्पन्न होते हैं, क्योंकि एक प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है एक्टिविस्ट सक्रिय कार्यकर्ताओं को या विरोधकर्ताओं को अरेस्ट करने की, और जो इनोसेंट लोग हैं उनको तक अरेस्ट करने की जो टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है, वो बढ़ती जा रही है कुछ सीरियस चार्जेस को आह्वान करके। इसलिए ये बिल और भी कंट्रोवर्शियल हो जाता है। इट वुड बी इन द फिटनेस ऑफ थिंग्स इफ इट इज रेफर्ड टू अ स्टैंडिंग कमिटी फॉर डीपर स्क्रूटनी बिफोर इट इज इनेक्टेड इनटू अ लॉ। ये उपयुक्त होगा अगर इस बिल को रेफर कर दिया जाता है एक स्टैंडिंग कमेटी को, जिससे कि गहरे तौर पे इसकी स्क्रूटनी की जा सके और इसके पहले कि इसको लॉ के रूप में इनेक्ट कर दिया जाए या अधिनियमित कर दिया जाए। Second editorial from Hindu, shifting sands. Arab countries and the US should seek detente with Iran. जमीन के नीचे की बालू शिफ्ट हो रही है, यानी आधार शिफ्ट हो रहा है, आधार मजबूत नहीं है। अरब कंट्रीज और यूएस को ये कोशिश करना चाहिए कि ईरान के साथ जो अपने रिलेशन जो खराब हो गए हैं उनमें थोड़ा सा सुधार लेके आए। A conference in Israel of the top diplomats from the US and 4 Arab countries would have been unthinkable a few years ago. यूएस से
जो टॉप डिप्लोमेट्स हैं और 4 अरब कंट्रीज़ के टॉप डिप्लोमेट्स की कॉन्फ्रेंस इसराइल में होगी, ये बात सोची भी नहीं जा सकती होगी कुछ साल पहले। But on Monday in Israel's Negev desert, officials from the US, UAE, Bahrain, Morocco, Egypt, and Israel gathered to discuss security partnerships, Iran, and other issues, signaling a decisive shift in West Asian geopolitics. लेकिन सोमवार को इसराइल के नेगेव डेजर्ट में यूएस के जो ऑफिशियल्स हैं और यूएई, बहरीन, मोरक्को, इजिप्ट और इसराइल के जो अधिकारी हैं, वो इकट्ठे हुए डिस्कस करने के लिए सिक्योरिटी पार्टनरशिप्स को, ईरान और दूसरे मामलों को। और ये बात सिग्नल करती है कि एक निर्णायक शिफ्ट हुआ है वेस्ट एशिया की जियोपॉलिटिक्स में। Ahead of the summit, Israeli Prime Minister Naftali Bennett went to Egypt to meet President Abdel Fattah al-Sisi and Abu Dhabi's Crown Prince Mohammed bin Zayed. इस मीटिंग के पहले इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेफ्टाली बेनेट इजिप्ट गए थे मिलने के लिए प्रेसिडेंट अब्देल फतेह अल सीसी से और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद से। The UAE and Israel, which normalized relations as part of the Abraham Accords in 2020, have stepped up their economic and security cooperation ever since. यूएई और इसराइल जिन्होंने अपने रिलेशंस को सामान्य कर लिया था अब्राहम अकॉर्ड के तहत 2020 में, उन्होंने अपने आर्थिक और सिक्योरिटी के साझाकरण को, कॉपरेशन को बढ़ा दिया है तब से, ever since. The Abraham Accords signaled that Israel's continued occupation of the Palestinian territories was no longer an Arab-Israeli problem. अरेबियन जो अकॉर्ड हुए हैं, यानी जो आपस में समझौते हुए हैं, वो सिग्नल करते हैं कि इसराइल का जो लगातार ऑक्यूपेशन है पैलेस्टीनियन टेरिटरीज का, अब वो एक अरब और इसराइल के बीच में प्रॉब्लम नहीं है। नाउ अरब इजरायली relations have gained a new dimension, with Mr. Bennett reportedly proposing a Middle East defensive envelope featuring Israel's advanced missile defense systems. अब अरब और इसराइल के जो रिलेशंस हैं उनको एक नया आयाम मिल गया है। जैसे मिस्टर बेनेट ने रिपोर्ट किया गया है कि उन्होंने प्रस्तावित किया है एक मिडल ईस्ट डिफेंसिव एनवेलप, जो कि जिसमें कि इसके इलेक्शन में है इसराइल का एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम। The Negev conference signals a new era of security partnership between these erstwhile foes who are brought together by regional and global developments. नेगेव में जो कॉन्फ्रेंस हुई है, ये सिग्नल कर रही है कि एक नया एरा आ गया है, एक नया समय आ गया है, एक नया युग आ गया है सिक्योरिटी पार्टनरशिप का इन पहले के दुश्मनों के बीच में। फर्स्ट वाइल यानी पहले के फोज यानी दुश्मन, हु आर ब्रॉट टुगेदर, जो साथ में लाए गए हैं बाय रीजनल एंड ग्लोबल डेवलपमेंट्स, जो रीजनल डेवलपमेंट्स के द्वारा और वैश्विक डेवलपमेंट्स के द्वारा और क्षेत्रीय डेवलपमेंट्स के द्वारा। अमेरिका's allies in the region face two challenges. अमेरिका के मित्रों के सामने इस क्षेत्र में दो चुनौतियां का वो सामना कर रहे हैं। वन इज द श्रिंकिंग यूएस सिक्योरिटी अम्ब्रेला। पहली चुनौती ये है कि यूएस का जो सिक्योरिटी अम्ब्रेला है, जो छाता है, वो कमजोर पर वो श्रिंक कर रहा है, यानी सिकुड़ रहा है। The bedrock of the partnership between the US and its Gulf allies was America's security guarantees in return for the seamless flow of oil. जो पार्टनरशिप थी यूएस की गल्फ एलाइज के साथ, गल्फ के उनके मित्रों के साथ, उसका जो आधार था, बेडरॉक जो था, वो था अमेरिका ने सिक्योरिटी की गारंटी दे रखी थी और उसके रिटर्न में उनको ऑयल का जो फ्लो है वो सीमलेसली मिलता था, यानी बिना रुके मिलता था। But the US security promises took a hit when Saudi Arabia's oil installations came under attack in 2019. लेकिन यूएस की सिक्योरिटी की जो वादे हैं उनको उन पर आक्रमण हो गया जब सऊदी अरेबिया के जो ऑयल के इंस्टॉलेशंस हैं वो अटैक में आ गए 2019 में, फॉर विच द सऊदीज एंड अमेरिकन ब्लेम ईरान, जिसके लिए सऊदी अरेबिया के लोग और अमेरिकन
ईरान पर इल्ज़ाम लगाते हैं। The oil production was hit. Oil production was hit, but the Trump administration chose to do nothing. ऑयल प्रोडक्शन हिट हो गया, लेकिन ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने चूज किया कि वो कुछ नहीं करेंगे। सिंस देन सऊदी अरेबिया एंड द यूएई हैव कम अंडर मल्टीपल अटैक्स बाय येमेन्स हाउथीज एंड द यूएस हैज ऑफर्ड लिटिल हेल्प। और तब से सऊदी अरेबिया और यूएई कई बार उन पे आक्रमण हुआ है बाय यमन के हौथी लोगों के द्वारा, और यूएस ने कुछ भी हेल्प ऑफर नहीं की। सेकंड, और दूसरी बात यह है, द गल्फ किंगडम्स एंड इसराइल लुक एट द ईरान न्यूक्लियर डील डिफरेंटली फ्रॉम द यूएस। गल्फ किंगडम्स और इसराइल ईरान की न्यूक्लियर डील को यूएस से एक अलग ढंग से देखते हैं। While Washington sees the revival of the nuclear deal, which would impose curbs on the Iran's nuclear program in return for lifting sanctions, as the best way to tackle Iran's nuclear ambitions, the Gulf kingdoms as well as Israel believe removing sanctions would eventually strengthen Tehran's standing in the region. जबकि वॉशिंगटन ये देखता है कि अगर न्यूक्लियर डील को रिवाइव कर दिया जाता है, फिर से पुनर्जीवित कर दिया जाता है, जो कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे रुकावट लगा देगी, और उसके मुकाबले में उसके इवज़ में ईरान पे जो सैंक्शंस है वो लिफ्ट हो जाएंगे। यूएस इसको सबसे अच्छे तरीके के रूप में देखता है कि ईरान के न्यूक्लियर महत्वाकांक्षाओं को टैकल करने का, से निपटने का। लेकिन गल्फ किंगडम्स और इसराइल ये मानते हैं कि अगर सैंक्शंस हटा देंगे ईरान के खिलाफ, तो आखिरकार उससे तेहरान की जो स्टैंडिंग है रीजन में, क्षेत्र में, वो मजबूत हो जाएगी। Their worry is that if Iran is allowed to reach its natural economic potential, it would translate that economic might into conventional military capabilities and step up support for its proxies, from the Hezbollah to the Houthis. चिंता ये है कि यदि ईरान को ये मौका मिल जाएगा, ये मौका दे दिया जाएगा, अलाउ कर दिया जाएगा कि वो अपना प्राकृतिक आर्थिक पोटेंशियल को तक पहुंच जाए, जो उनकी संभावना हो सकती है वहाँ तक पहुंच जाए, तो ईरान जो है उस आर्थिक मजबूती को बदल देगा पारंपरिक मिलिट्री कैपेबिलिटी में, और वो अपने प्रॉक्सीज के लिए सपोर्ट को स्टेप अप कर देगा। प्रॉक्सी यानी उसके बिहाफ में जो दूसरे देशों में काम करते हैं, जैसे हिजबुल्ला से लेकर हाउथीज तक। Faced with the US's declining security role and the possibility of a stronger Iran, these countries are coming together to write a new collective security model. यूएस का जो गिरता हुआ सिक्योरिटी रोल है, उसका सामना करते हुए वो उनके सामने जो आ रहा है सिक्योरिटी रोल यूएस के का जो डिक्लाइन हो रहा है, कम हो रहा है, और ये संभावना कि ईरान और मजबूत हो जाएगा, ये जो देश हैं ये आपस में साथ में आ रहे हैं, जिससे कि एक नया कलेक्टिव सिक्योरिटी मॉडल को लिख सकें। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन बिल्डिंग पार्टनरशिप्स बेस्ड ऑन प्रैग्मेटिक रियलिज्म। प्रैक्टिकल सच्चाई को देखते हुए उसके आधार पे पार्टनरशिप्स को बिल्ड करने में कुछ भी गलत नहीं है, बट दैट अलोन माइट नॉट ब्रिंग पीस। लेकिन केवल उससे ही शांति नहीं आएगी। अगर चार देशों का दुश्मन एक ही है, तो दुश्मन को देख के जो आपस में प्यार डेवलप हो जाता है, उससे ही केवल शांति नहीं आएगी। इफ लास्टिंग पीस एंड सिक्योरिटी आर देयर प्राइमरी गोल्स, अगर हमेशा रहने वाली शांति और सुरक्षा उनके मुख्य लक्ष्य हैं, उनके मुख्य गोल हैं, तो इसराइल और वेस्ट एशियन कंट्रीज एंड द यूएस शुड आल्सो सीक सम काइंड ऑफ देतांत विद ईरान। तो यूएस, वेस्टर्न एशियन देश और इसराइल को ये कोशिश करना चाहिए कि ईरान के साथ जो खराब रिश्ते हैं उनमें थोड़ा सा आसानी, थोड़ी कमी लाई जाए, थोड़ा सुधार लाया जाए।